Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सौरभ, आपने कल क्लास ली थी क्या? परसों ली थी? बताओ सौरभ। अभी तक शायद आपने कोई भी क्लास नहीं ली क्या, या फर्स्ट डे ली थी बस? गुड मॉर्निंग। 2 दिन ली थी तो लो भाई, कंटिन्यू करो। और जो लेक्चर रह गए उनकी रिकॉर्डिंग देख लेना। गुड मॉर्निंग नंदिता, गुड मॉर्निंग वैष्णवी। गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग स्नेहा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ। आई होप आपसे सभी से हो गया होगा। कोई है ऐसा जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया या करने की हिम्मत नहीं कर पाए? चलो पूछ लेते हैं किस किसने किया है। संध्या, आपने कल क्लास ली थी क्या? नो सर। और परसों ली थी? नो सर, मैंने आपको मैसेज किया था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो अब ठीक है। हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर रिवाइज कर लेना। आपने रिवाइज किया ही नहीं होगा। सर कर लिया था मैंने लेक्चर कंप्लीट। तो क्वेश्चन कर लिए वाले? हाँ जी सर। तो बताओ फिर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट का होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। हाँ और जो हमारा V होगा वो होगा वो होता है हमारे पास W/Q। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे W/QI, हम्म। जिसका निकलेगा kg मीटर स्क्वायर। नहीं, और फिर डब्ल्यू सेकंड को भी चेंज पल्स करना पड़ेगा। W को डब्ल्यू को क्या लिखा आपने? डब्ल्यू की यूनिट क्या लिखी है? उसकी तो नहीं लिखी। नहीं, आपने आंसर निकाला तो कैसे निकाला, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। आपने यहाँ तक करा, फिर उसके बाद क्या करा? आंसर कहाँ से देख के लिखा? फिर जो आपने वो लिखा रखा था ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अरे मैंने तो लिखा रखा था, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि खुद से करना। हाँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? हाँ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। क्यू आई। अब क्या करेंगे? अब फोर्स को भी कुछ लिख देंगे। हाँ, मास MA। एम ए हो गया, ये एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया क्यू आई। हाँ जी। अब क्या करेंगे? हाँ, फिर उसको मतलब उनकी यूनिट लिखेंगे, जैसे kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस मतलब पर -2। चलो अब फिर सेकंड। अपॉन में आएगा। और डिस्प्लेसमेंट का?
डिस्प्लेसमेंट का नीचे आएगा, फिर अपॉन में एरिया नहीं, ये MAS जो है एरिया। ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो ये वाला, इसकी भी तो यूनिट लिखेंगे। हाँ मीटर नहीं लिखेंगे यहाँ। हाँ मीटर। और फिर क्यू की क्या लिखेंगे, चार्ज की। चार्ज की लिखेंगे हम। कूलम तो है, लेकिन बेस यूनिट में लिखना है ना कूलम। मेरे को तो। A इंटू टी। A × T। टी नहीं करेंगे, S हाँ। करेंगे, सेकंड है ना। अच्छा। और I क्या है, करंट है, करंट की क्या लिखेंगे। करंट की लिखेंगे हम एम्पेयर। एम्पेयर। ठीक है, तो अब A इसे सॉल्व इंटू कर ए। लेंगे। ये हो गया केजी, फिर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर। फिर हाँ सेकंड की जी। पावर -3 हो जाएगा क्योंकि एक नीचे भी सेकंड है, और A टू द हाँ पावर जी। -2 हो जाएगा। ठीक हम्म। है, हम्म। फिर MLT के फॉर्म में लिख देंगे। हाँ। M टू द पावर कितना होगा यहाँ पे। 1। L कितना होगा। 2। और T। -3। ठीक है, और A भी है यहाँ पर, तो A भी लिख देंगे यहाँ पर साथ में, तो ये हो जाएगा -2। हाँ। यही आ रहा था माइनस। आपका। हाँ जी सर। ठीक है, तो बाकी लोगों का यही आया है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और कोई है ऐसा जिसका नहीं आ पाया था। तो अजय, आपका आंसर यही आया था। यस सर, मेरा यही आया था। ठीक है, और ये Redmi 12 कौन है। Redmi 12। ठीक है, स्मृति आपने किया था ये वाला क्वेश्चन, स्मृति। यस सर, किया था। तो यही आया आंसर। हाँ सर, यही आया है। चलो ठीक है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेस। किसने किया ये वाला स्ट्रेस वाला। सर किया है। Sir, किया है. क्या आंसर आया। M1 M -1 कोई एक जना बोलो, रुको एक मिनट, शिवानी आप बताओ। M दी पावर 1 हम्म। L दी पावर -1 T दी पावर -2। ठीक है, ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो अपना। M⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻2। बस इसके आगे तो और कुछ नहीं है ना। नो सर। ठीक है, यही आया फिर सभी का। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो ठीक है, किसी को भी डाउट लग रहा हो, किसी को समझ नहीं आया हो कि मेरे से ये नहीं हुआ था, तो मेरे को बता देना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टिविटी पे। थर्ड वाला नहीं आया। ठीक है, शिखा का नहीं आया, चलो बता देंगे। तो मधु आप बताओ। M हम्म। L की पावर 3 M T की की पावर कितनी है, -3। 1 है। यस सर। ठीक है, L की पावर L की पावर 3 2, फिर सर 3 3, फिर T की पावर -3 -3। और A की पावर -2। तो यही आया था क्या सभी का। यस यस सर। सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो चलो ये बता देता हूँ क्योंकि शिखा ने पूछा है, और शायद अगर किसी और को भी नहीं आया हो। ठीक है,
तो रेजिस्टिविटी के लिए देखो हमने एक डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो यहाँ पर रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, L हमारा लेंथ ऑफ द वायर होता है, A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो रो को जो है मैं निकाल लेता हूँ इन सभी के टर्म्स में। तो रो को मैं एक साइड रखूंगा, R ऐसी रहेगा, A उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर को, और L यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज समझ आती होगी, ठीक है। तो आर ए बाई एल हो गया यहाँ पे। अब आर की भी हमें मान लो डायरेक्टली नहीं पता, हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैं बार बार इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, बाद में तो अगर आपको याद आएगा तो अपने हिसाब से भी अच्छे से कर लोगे। तो आर के बारे में मेरे को नहीं पता, इसको भी मैंने क्या करा, ओम्स लॉ से जो है वी बाई आई लिख लिया आर को, ठीक है। तो ये मैंने आर को लिख दिया। ए मेरा एरिया होता है और एल जो है लेंथ होता है, तो इसकी यूनिट तो मेरे को पता है मीटर स्क्वायर और मीटर होगी, तो इसको मैं नहीं चेंज करना चाहता हूँ, ना मेरे को करने की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद आई की भी मेरे को पता है कि बेस यूनिट होती है एम्पेयर में, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख दूंगा। वी की लेकिन मेरे को बेस यूनिट नहीं पता, तो वी का मेरे को एक फॉर्मूला और पता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जो अभी हम फिर से पढ़ के आए थे। तो ये आई नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा और ए बाई एल ये ऐसी का ऐसी रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर डब्ल्यू की जगह वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हो बेस यूनिट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि वर्क जो है वो आपको यहाँ पर चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में लिखना है। आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, कोई भी ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला है वैसे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, और ये नीचे क्यू इंटू आई हो गया, और उसके बाद ये ए बाय एल हो गया। अब फोर्स का भी मान लो मेरे को नहीं पता, क्योंकि फोर्स की यूनिट मेरे को न्यूटन पता है। तो फोर्स को भी जो है मैं ऐसी मतलब ऐसे फॉर्मूला उसका लिख देता हूँ सो दैट कि वो बेस यूनिट में आ जाए। तो फोर्स को मैंने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाइड है इसमें। क्यू चार्ज के बारे में मेरे को पता है, एम्पेयर इंटू टाइम होता है, ठीक है, मतलब करंट इंटू टाइम होता है, तो एम्पेयर सेकंड बन जाएगी, तो बेस यूनिट बन जाएगी। आई भी करंट होता है तो उसकी एम्पेयर होती है बेस यूनिट, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी, और ये ए बाय एल ऐसे रहेगा, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब मैं इसकी सीधे सीधे यूनिट्स लिख सकता हूँ, क्योंकि सारे जो टर्म्स हैं वो बेस यूनिट्स में आ चुके हैं। तो मास की केजी हो गई, एक्सेलरेशन की जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। फिर एस जो है यहाँ पर ये वाला एस, ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरीके की लेंथ होती है, यानी कि वो मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 1/QI है, ठीक है। QI मतलब डिनोमिनेटर में था, तो Q की मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी कि एम्पेयर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। और I जो है वो करंट होता है, तो वो एम्पेयर में बन गया, ठीक है। ये वाला जो A है ये क्या है, एरिया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर लिखूंगा इसकी यूनिट। और नीचे जो L है यानी कि लेंथ, वो हमारी मीटर में होती है। तो अब सारा का सारा जो है यहाँ पर बेस यूनिट में आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाले 1 मीटर से ये वाला 1 मीटर मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ और कैंसिल होगा, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, केजी एज इट इज आ गया। 1 मीटर ये वाला है और 2 मीटर ये वाले हैं, मतलब 2 पावर ये हैं, तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो 1 पावर ये, 2 पावर वो, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद सेकंड जो है वो नीचे है, तो 2 सेकंड्स ये हैं और 1 पावर ये है आपकी ये वाली, तो नीचे कितनी टोटल पावर हो गई, 3 पावर हो गई। ऊपर आके क्या बन जाएगी, -3 पावर बन जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 1 एम्पेयर ये वाला है, 1 एम्पेयर ये वाला है, यानी कि 2 एम्पेयर नीचे है, एम्पेयर का स्क्वायर नीचे है, तो एम्पेयर जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो एम्पेयर की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, मेरे को MLT के टर्म्स में लिख देना है, MLT। M की पावर यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है, L की पावर यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई, T की पावर कितनी हो गई, -3 हो गई। A यानी कि एम्पेयर को हम A से ही डिनोट करते हैं, और उसकी पावर कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर m⁻⁴ L⁻3 T⁻⁻3 A⁻², ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। शिखा समझ आ गया? बताओ शिखा, समझ आ गया ना? ठीक है, बाकी सभी को समझ आ गया होगा। और जिसको इसको बेसिक भी नहीं पता, जो अब्सेंट थे क्लास में, नहीं आए थे, तो प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए ऐसा मत समझना कि आपने एक रिकॉर्डिंग देख ली तो आपको सब समझ आ जाएगा। सारे जितने भी लेक्चर्स हो गए प्लीज उन्हें देख लेना, जो जो आपने मिस करे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा रेजिस्टिविटी भी हो गया, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका मेरे को बताएंगे
कनिष्का आप बताओ यस सर। क्या आया इसका आंसर? सर मेरा है m रेस टू पावर 1, हम्म l रेस टू पावर 1, हम्म a रेस टू पावर -1, t रेस टू पावर -3। ठीक है, बताओ भाई सभी का ये आया है? यस सर। m टू द पावर 1, l टू द यस पावर 1, t टू द पावर -3, a टू द पावर -1 सभी का है फिर ये वाला आंसर ना? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर ये करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई है जिससे ये नहीं हो पाया था, जिसको समझना है पूरा सोल्यूशन? है कोई ऐसा तो बता दो। चलो फिर कोई नहीं है, तो हम ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। ये वाला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। हमारे पास देखो दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी जो होता है वो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू को हम 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल जी जो होता है ये होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी मैं इसकी वैल्यू भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम ये जो इसका वो करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वो कर लेते हैं। तो कैपिटल जी के लिए जो है मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ये बोलता है कि अगर आपके पास m1 और m2 दो मासेस हैं इस तरीके से, ठीक है, आपके पास दो मासेस है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा? g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसको जब चैप्टर आएगा तब हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो इनके टर्म्स में आप निकाल लेना, इनकी वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है फोर्स का, आपको पता है, निकाल सकते हो, वही मास इनटू एक्सेलरेशन करके बेस यूनिट में निकाल लोगे। m1 m2 आपके मासेस है तो उन्हें आप केजी में रखोगे, r जो है वो आपका डिस्टेंस है तो वो आपका मीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये जो अब मेरे पास फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, g की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो g को जो है मैं यहीं पर रहने देता हूं, मतलब अपनी साइड पे रहेगा, और f की साइड चला जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, बिकॉज आर स्क्वायर क्या डिवाइड में था वहां पे। और यहाँ पे ये जो m1 और m2 है ये आपस में मल्टीप्लाई थे g के साथ, तो ये नीचे इसके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो f इंटू आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा m1 इंटू m2। अब f के लिए भी मेरे को पता है मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन यूज कर सकता हूँ, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, ये कर लिया मैंने। और R यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मेरे को पता है मीटर होती है, तो उसको और फर्दर चेंज करने की नीड नहीं है, और होगा भी नहीं वो। और डिस्टेंस की यूनिट मेरे को पता है मीटर है, वो बेस यूनिट होती है। और m1 और m2 जो है वो मेरे मासेस हैं, और उनकी भी यूनिट मुझे पता है, ऐसा यूनिट जो होती है वो बेस यूनिट ही होती है, जो कि केजी के बराबर होती है। अब m इंटू ए है, तो m के लिए मैं केजी लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये फोर्स वाली वैल्यू हो गई। उसके बाद आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर हमारा किस में होगा, मीटर में होगा, तो मीटर का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर m1 इंटू m2, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, केजी इंटू केजी है। मास हमारा किस में होता है, केजी में होता है, तो m1 भी केजी में होगा और m2 भी केजी में होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक केजी से एक केजी ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, केजी एक नीचे बचा है, केजी की पावर 1, ये जब ऊपर आएगा तो केजी की पावर -1 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो मीटर है, मीटर मेरे पास कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 2 पावर ये हो गई और 1 पावर यहाँ पर हो गई, तो मीटर की पावर 3 हो गई। और सेकंड स्क्वायर नीचे सिर्फ एक बार दिख रहा है, और कोई पावर है नहीं, सेकंड स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर जब आएगा तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, बस। अब ये बेस यूनिट्स में मैंने निकाले, यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। मेरे को जो है MLT के टर्म्स में इसको लिख देना है, तो MLT में लिख देता हूँ। m की पावर आप यहाँ पर देख सकते हो -1 आ रही है, l की पावर यहाँ पर 3 आ रही है, और t की पावर -2 आ रही है, और कुछ भी यहाँ पर आपकी कोई भी और बेस यूनिट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, ये इसका आंसर होगा। क्या सभी का ये आंसर आया है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और जी की मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ, जब हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। और इसकी जो जी की यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर,
ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है, इसकी एसआई यूनिट ही है, लेकिन न्यूटन को हमें चेंज करना पड़ता है बेस यूनिट्स में अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी की ये वैल्यू भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार जो है पेपर में आपकी जी की वैल्यू भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि कैपिटल जी की वैल्यू आती कैसे है? कोई बताना चाहेगा? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, और उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे m1 m2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जी की वैल्यू आती कैसे है, क्या बोलते हैं, मतलब ये है कि इसमें जो है सारी वैल्यूज आपकी रखी जाएंगी, m1 m2 मतलब दो कोई मासेस हमने ले लिए। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कि मान लो अर्थ और मून हो गया, तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर मान लो ये हम किसी और दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका दोनों का मास इसमें पुट कर देते हैं, और इनके बीच की दूरी जो है सन और मून के बीच में, ये सॉरी अर्थ और मून के बीच में जितनी दूरी है, वो सब चीजें अगर हम इस फॉर्मूला में फिक्स कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो कोई भी दो बॉडीज हम लेते हैं, उनके बीच का अगर हमें फोर्स ऑलरेडी पता है, हमने किसी और मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसकी वैल्यू रख दें, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दें, उसका स्क्वायर कर दें, और उनको डिवाइड कर दें उनके मासेस के प्रोडक्ट से, तो हमें हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो 6.67 इंटू 10⁻11 मिलेगी। ठीक है, और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज कहीं पर भी आप जो है दो बॉडीज के बीच में जब आप कैलकुलेशन करोगे कैपिटल जी की, तो वो हमेशा यही आएगी, इसलिए ये क्या है, ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो है आपका यहाँ पर हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला वाला टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चन जनरली इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब क्या है कि जब हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बाकी, तो उसमें जो जो नए अब हमारे क्या आते रहेंगे, नए जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आते रहेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ इंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस आएगा, रिएक्टेंस आएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमने पढ़ ही लिया, रेजिस्टेंस पढ़ ही लिया, पोटेंशियल भी पढ़ लिया। तो इस तरीके की जो भी और नई क्वांटिटीज हमको मिलेंगी, उनके भी हम क्या करते रहेंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला वहीं पर कैलकुलेट करते रहेंगे। बट ये है कि अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो है बस आपको इतना ही चाहिए था कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए कि निकालते कैसे। तो अब इसके बाद एक टॉपिक है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वैसे तो रेयरली पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, बट ये है कि वो आपका एनसीईआरटी में दिया है, तो आप उसको कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो बात करी इन सब में, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह हमें कैलकुलेट करना हुआ, तो हमने यहाँ पर सब में बात करी थी एसआई यूनिट्स की। एसआई यूनिट्स यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो यहाँ पर यूज होता है, उसकी हमने बात करी थी। तो इसके अलावा जो है दो तीन सिस्टम्स और होते हैं जिसमें यूनिट को मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला तो आपका एसआई सिस्टम हो गया, मतलब एसआई यूनिट्स का सिस्टम हो गया, जिसमें हमने सारी बेस यूनिट्स पढ़ी थी कि मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए जो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक टाइप का सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम या सीजीएस यूनिट्स का सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर जो लेंथ मेजर करते हो वो करते हो आप सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ पर जो वेट है या जो मास है, ठीक है, मास और वेट अलग अलग होता है, तो मास जो है वो आप यहाँ पर ग्राम में मेजर करते हो। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम है वो आप सेकेंड्स में ही मेजर करते हो। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, सीजीएस, सी फॉर सेंटीग्राम, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीग्राम, ग्राम और सेकेंड जो है ये इस टाइप का यूनिट का जो यहाँ पर मेजरमेंट होता है, ये एक सिस्टम होता है। ये जनरली हम मतलब जहाँ पर क्या है, जहां पर क्वांटिटीज कम रहती हैं, जहाँ पे मेजरमेंट जो है काफी ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है, प्रिसाइज चाहिए होता है, तो वहां पे हम सीजीएस यूज कर लेते हैं। जनरली ये यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह फिजिक्स में सॉल्व करते हैं हम ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं, बट ये सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस,
तो एफपीएस यूनिट्स का सिस्टम का मतलब ये होता है कि लेंथ जो है जो आप यहाँ पर मेजर कर रहे हो वो आप फुट में करोगे, ठीक है। जैसे एक तो फुट होता है और एक आपका फीट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी कि फुट का जो प्लूरल है, मतलब अगर हम A1 बोल रहे हैं तो 1 फुट होगा, अगर 2 बोलेंगे तो 2 फीट होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मतलब कुछ भी ऐसा टर्म होता है ना, जैसे उसका प्लूरल आ जाता है तो उस तरीके से वो चेंज हो जाता है। तो ये सिंगुलर के लिए हम ये यूज करते हैं, और प्लूरल अगर होगा, एक से ज्यादा क्वांटिटी होगी या एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हम फीट बोलते हैं, जैसे 2 फीट, 3 फीट, ठीक है। तो आपने जो है जब कोविड का टाइम आया था तो ये सुना था कि जो है 6 फीट की दूरी जो है हमें आपस में रखनी चाहिए, तो वो 6 फीट यही वाला डिस्टेंस था, ठीक है। और 1 यार्ड यानी कि जो गज होता है ना, 1 यार्ड में आपके 3 फीट होते हैं। तो आपने कोविड के टाइम पे ये वाली जो अनाउंसमेंट है या ये वाली गाइडलाइन काफी ज्यादा सुनी होगी कि 2 गज की दूरी रखें या 6 फीट की दूरी रखें, ठीक है। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, इसी वजह से 2 गज बोलो या 6 फीट बोलो सेम है। तो यहाँ पर एफपीएस सिस्टम जो रहता है वहां पे लेंथ जो है वो फुट में मेजर होता है, ठीक है। फुट बोला है, फीट बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर मास जो है वो आपका पाउंड्स में मेजर होता है, ठीक है। तो पाउंड वगैरह ये जो है ये जनरली आपके मतलब ब्रिटेन वगैरह, यूएस वगैरह में यहाँ पर ये जनरली यूज किए जाते हैं। लेकिन आप इंडिया में भी जो है पाउंड यूज करते हो, ठीक है। जब आप बर्थडे के लिए केक लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि मेरे को 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो, तो वो यही पाउंड होता है, ठीक है। और मैंने आपको वैल्यूज भी भेजी थी, ये पता नहीं मेरे को आपने याद करी है नहीं करी है, ठीक है। तो 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है इसको एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलबी, स्मॉल एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है आई थिंक 0.536 kg के बराबर होती है। एक बार चेक कर लेना, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा, बस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर टाइम जो है वो आपका सेकंड्स में मेजर होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया। और एक और होता है, हाँ, एक और आपका यहाँ पर सिस्टम होता है यूनिट मेजरमेंट का, वो होता है एमकेएस, ठीक है। एमकेएस यूनिट्स का भी एक सिस्टम होता है। तो एमकेएस का मतलब क्या है कि लेंथ यहाँ पर जो है आप मीटर में ही मेजर करोगे ऐसा यूनिट की तरह, और मास जो है वो आप किलोग्राम में ही यूज करोगे ऐसा यूनिट की तरह, और टाइम जो है वो यहाँ पर सेकंड्स में यूज करोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे कि एमकेएस सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपका ऐसा यूनिट जैसे है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर भी मीटर में हो रही है और मास जो वो यहाँ पर भी किलोग्राम में हो रहा है और टाइम जो यहाँ पर भी सेकंड में हो रहा है। तो एमकेएस सिस्टम बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके ऐसे यूनिट की तरह। बट एसआई सिस्टम में क्या है, एमकेएस में तो देखो हम 3 ही को लेते हैं, 3 ही को कंसिडर करते हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन एसआई सिस्टम जो है उसमें 4 और हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम बेस यूनिट्स के टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कभी कभी अगर एग्जामिनर का मन करा तो क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया कि एमके सिस्टम में जो है हम मास को किस में मेजर करते हैं, या एफपीएस सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कशिश ने बताया ना, तो मैंने क्या लिख दिया, 0.536 किसका था फिर, एक सेकंड में मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो कशिश जो आपने बताया वो भी सही है, जो मैंने बताया वो चीज भी सही है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि 1 पाउंड में जो है वो हमारे पास 0.4536 kg होते हैं, या फिर आप ये बात बोल सकते हो कि 1 kg में 2.205 पाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, बिकॉज हमने क्या करा, बस उसको रीअरेंज कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं तो 0.4536 होते हैं, और 1 kg में कितने पाउंड होते हैं तो 2.205 होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम हो गए मेजरमेंट के। अब इसके बाद जो है
तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जिसपे रेयरली क्वेश्चन आते हैं, बट एनसीईआरटी में दिए तो टॉपिक पढ़ना जरूरी है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसे न्यूमरल्स जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, और कुछ नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं जिसकी नीड हमें नहीं होती, या फिर हम जिसको, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है किसी चीज को महत्व देना या इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, मान लो मेरे को कोई भी ऐसे नंबर दे दिया 40536.002 इस तरीके से दे दिया, तो मेरे से बोला जाएगा कि इसमें जो है मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बताना है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। फिगर का मतलब कि एक फिगर, ये दो फिगर, तीन फिगर, चार फिगर, मतलब कितने उसमें न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें क्या बतानी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर बतानी होती है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कि रूल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला नंबर जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। तो पहला वाला जो इसका रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ जी, क्या? अरे म्यूट कर लो भाई, कौन है? ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नंबर लिया 45360, इस तरीके से अगर मैंने मान लो लिया, तो जितने भी इसमें नॉन जीरो है, जैसे नॉन जीरो कौन सा हो गया, जीरो तो खाली ये वाला नंबर है जो कि खुद में जीरो है, तो एक ये नॉन जीरो हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो नॉन जीरो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, चार। तो जितने भी आपको नॉन जीरो दिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अभी इसमें और भी सारे रूल्स हैं, तो उनको पूरा कंबाइन करके फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कुछ केसेस में जो है जीरो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट माने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो को कभी भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो रूल है वो ये है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये रूल्स जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो जो कोई जीरो अगर मान लो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 45036 तो यहां पर क्या है, ये वाला जो जीरो है ये तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा अभी के अकॉर्डिंग, जो अभी हमने दो रूल्स पढ़े। लेकिन ये जब दूसरा वाला पॉइंट आया तो इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी जीरो जो है वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लेंगे। तो ये वाला जो जीरो है ये आपका दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, एक है आपका 5 और एक है आपका 3। तो अगर ये इसके बीच में आ रहा है तो हम इसको क्या है, सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो अभी के केस में हमारे सिग्निफिकेंट कितने हो गए, एक तो आपका सिग्निफिकेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक जीरो भी हो गया, और एक ये वाला 3 हो गया, एक 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का मतलब ये हुआ। तो अभी जब हम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से ये जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर, इफ द नंबर इज लेस देन 1। अगर मान लो कोई भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब 0 पॉइंट कुछ करके होगा, मतलब डेसिमल में होगा और 0 से स्टार्ट होगा, तो यहां पर क्या होगा, जो जीरो होंगे हमारे, जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट but to the left of first non-zero digit are not significant। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास जीरो से छोटा, मतलब 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग करके होगा, मान लो इस तरीके से होता है 0.00138, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मान लो 1 से अगर कोई नंबर छोटा होता है तो जीरो जो होंगे आपके,
ठीक है, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि डेसिमल पॉइंट मेरा यहां पर है, ये डेसिमल पॉइंट के आगे जो यहां पर क्या है हमारा जीरो होगा, उसके आगे क्या है जीरो होगा, कहां पर डेसिमल पॉइंट के आगे राइट साइड में। लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारी 1 है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो हमारी क्या है 1 है, उसके जो लेफ्ट में होगा और डेसिमल के जो राइट में होगा वो क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि ये वाले जो आपको 2 जीरोस दिख रहे हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट आ गया, उसके बाद जीरो आ गया, और उसके बाद जो है कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ गया। तो नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद जो भी कोई बीच में जीरो आ रहा होगा वो आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं, आगे मान लो मैं 0.5 और लगा देता हूं, तो यहां पर ये वाला जो जीरो है वो मेरा कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो है यहां पर थर्ड पॉइंट हो गया, मतलब ये थर्ड रूल है। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर द टर्मिनल zeros in a number without a decimal point are not significant। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लो मैंने ऐसे लिखा 536000000, कितने भी जीरोस लिख दूं, तो जो टर्मिनल जीरो होंगे जो कि विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर देख सकते हो आप, कोई भी हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें मेरे को लास्ट में 3 जीरो दिख रहे हैं, टर्मिनल जीरोस मतलब जो लास्ट में होंगे बिल्कुल, तो वो वाले जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 3 जीरोस है उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पर हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, यानी कि एक 5 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक है, तो ये इसके 4 रूल्स हो गए। और उसके बाद है यहाँ पर एक लास्ट रूल, द टर्मिनल जीरोस in a number with a decimal pointer significant। मतलब ये है कि लास्ट में अगर जीरोस आ जाते हैं उससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लिखा होता है। जैसे मान लो ये 536 लिखा, इसके बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद मान लो मैंने जीरोस लगा दिए, तो ये 3 जीरोस जो है अब वो मेरे ये सिग्निफिकेंट हो चुके हैं। लेकिन 3 जीरोस अगर विदाउट डेसिमल थे लास्ट में तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके 5 रूल्स हैं जिसको आपने याद रखना है, जिसको आपने समझना है। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चंस जो है वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। तब तक आप इन रूल्स को एक बार देख लो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, सो दैट आगे आप जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस 5 रूल्स ये याद करने होते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सभी ने नोट कर लिया है? यस सर। ठीक है चलो फिर, तो 8:25 पे मिलते हैं वापस से। ठीक है, 8:25 पर।